कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों। और उम्मीद है कि आप लोग सारे लगे हुए अपने 10th क्लास की तैयारी के लिए। किसी के प्री बोर्ड चल रहे हैं, किसी के बोर्ड्स आने वाले हैं, 15 से सीबीएसई के स्टार्ट हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी भरपूर मेहनत कर रहे हो और सभी हमारे चैनल को, हमारी ऐप को सब्सक्राइब कर चुके हैं और उसका फायदा ले रहे हैं। जो नहीं ले रहे हैं उनसे बोलूंगा कि जल्दी से वो हमारे साथ ज्वाइन हो, ताकि वो हमारी ये जो छोटे छोटे कोर्सेज स्पेशली आप भी लोगों के लिए इन दिनों के लिए ही बनाए हुए हैं उसका फायदा ले सकें। और अपने जितने भी दोस्त हैं या कुलीग्स हैं उनको भी आप ये बोलो कि जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं वो इस कोर्स का फायदा ले सकते हैं। साइंस और मैथ्स दोनों ही हम लोग कुछ ही दिनों में 100% तरीके से करेंगे, जिसके अंदर एनसीईआरटी और इसके अलावा जितने भी अदर बुक्स हैं, 6-7 बुक्स हैं, उन सबको मिला के हमने ये कोर्स बनाया हुआ है। चाहे किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, आईसीएसई, सीबीएसई, पंजाब बोर्ड, हिमाचल बोर्ड, जेएंडके बोर्ड या किसी भी स्टेट का, सभी बच्चों को इसका फायदा होने वाला है। इवन कि जो बच्चे अब्रॉड है उनको भी इसका फायदा होगा। तो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री जैसे आपको पता हमारा चल रहा था, केमिस्ट्री में हमारा अगला चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स और नॉन मेटल जो चैप्टर है ना उसके अंदर सबसे बड़ी जो दो टर्म्स नजर आ रही है वो तो है मेटल और नॉन मेटल, है ना। तो मेटल और नॉन मेटल, इनके बारे में तो हम करेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस। इसी तरीके से हम नॉन मेटल के साथ भी डील करेंगे। फिर आगे हम करेंगे उनको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं हम लोग। अगर ये सारा आप कर लेते हो तो चैप्टर आपका इतना ही है, लेकिन जो मेन फोकस होता है वो होता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज जो मेटल्स और नॉन मेटल की वो तो इंपॉर्टेंट है, उसके साथ एक्सट्रैक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जितने भी केमिकल रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व है वो अच्छे से अपने समझने हैं, उनके बेसिक समझने हैं, रट्टे नहीं मारने आपने। अगर रट्टे मारोगे फिर समझ नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे जो है वो इससे अगला जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा मेटल्स होते क्या हैं। अगर मैं बात करूं कि मेटल्स होते क्या हैं, तो मेटल जो है वो क्या होते हैं, मेटल्स की अलग अलग डेफिनेशन, जैसे एसिड बेसिस की अलग अलग डेफिनेशन थी क्लासेस की अकॉर्डिंगली, उसी हिसाब से यहाँ पर भी अलग अलग डेफिनेशंस हैं। मेटल को हम जैसे जैसे हम क्लासेस बढ़ती जाती है मेटल की डेफिनेशन चेंज होती रहती है। अलग अलग साइंटिस्ट ने मेटल्स की डेफिनेशन अलग दी है, बट जो 10th आपके बेस पे है उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो आपके लेवल पे जो मेटल्स है वो क्या होता है, जो मेटल यानी कि एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर ये खास बात होती है कि वो मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मतलब जिनको हम हैमर से मार के शीट्स बना सकते हैं और उनको वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं। जैसे आपको देखा गोल्ड को, सिल्वर को, आयरन को, इनकी हम शीट्स भी बना सकते हैं, इनकी हम वायर्स भी बना सकते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल्स। तो डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी दो मेन फीचर हैं जिसके बेस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाकी एलिमेंट से इनको। तो मेटल जो है वो क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, हीट को कंडक्ट कर सकते हैं और मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को मेटल्स बोल सकते हैं। एग्जांपल है आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, लेड, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे आपके मेटल्स ही हैं। मेटल जो होते हैं, अगर हम हायर क्लासेस में जाएं तो मेटल्स वो चीजें हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की क्षमता रखते हैं, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, उनको बोलते हैं मेटल्स। इसलिए हम उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब किसी चीज के अंदर ये कैपेसिटी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सके, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं मेटल्स, हम ऐसे बोल सकते हैं। एग्जाम्पल सोडियम आपको पता है 281 होता है कॉन्फ़िगरेशन, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो बड़ी आसानी से वो लूज कर देगा। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। लूज करने वाले पॉजिटिव माने जाते हैं केमिस्ट्री में, गेन करने वाले नेगेटिव माने जाते हैं। तो मेटल जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को देना पसंद करते हैं, ठीक है। ये हो गया मेटल की बेसिक डेफिनेशन और उनके एग्जांपल्स। देन हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज। स्पेशली फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इनको एक दूसरे के साथ कंट्रास्ट में ले लोगे नॉन मेटल और मेटल को, तो आपके लिए और आसान हो जाएंगी प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। हार्डनेस, मेटल जितने भी होते हैं वो हार्ड होते हैं एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। इनको अगर हम छोड़ दें, सोडियम, पोटेशियम, ये तो इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप नाइफ के साथ कट कर सकते हो। तो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है आज तक कि नेम द मेटल्स व्हिच कैन बी कट विद अ नाइफ, तो उसका आंसर क्या रहेगा, सोडियम, पोटेशियम। तो मैक्सिमम सारे मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं एक्सेप्ट
एल्कली मेटल्स। स्ट्रेंथ, सारे के सारे मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, उनको खींचोगे तो टूटते नहीं है, ये सभी मेटल्स में होता है। एक्सेप्शन यहाँ पर भी वही है, सोडियम पोटेशियम वो सॉफ्ट मेटल्स हैं। स्टेट की बात करें, सारे के सारे मेटल जो होते हैं सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। एक्सेप्शंस हमेशा क्वेश्चंस में आती हैं, तो मरकरी एक लिक्विड है, बाकी सारे मेटल्स लगभग सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो मरकरी आपने याद रखना है, पूरी केमिस्ट्री के अंदर एक ही मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। देन हम चलते हैं आगे, ये प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई होंगी बड़े आराम से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो मेटल्स होते हैं वो सोनरस होते हैं। सोनरस का मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब भी मेटल को किसी चीज से आप हिट करो तो वो क्या करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे। आपने देखा होगा जैसे गिटार है, उसकी वायर किस चीज की बनी है, मेटल की बनी हुई है। स्कूल में जो घंटी है वो किसकी बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है। घर में जो डोर बेल है वो किसकी बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है, ठीक है। मंदिर में जो घंटी है वो किसकी बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है। इसका मेटल को, किसी भी मेटल को अगर आप हिट करते हो किसी चीज के साथ तो हमेशा साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो हम बोलेंगे दे आर सोनरस। सोनरस टर्म क्या बताती है कि कोई चीज साउंड प्रोड्यूस करती है कि नहीं करती। तो इसका मतलब इसकी एप्लीकेबिलिटी मैंने आपको बता दी। मेटल वाइज कहाँ यूज होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, बेल्स में, टेम्पल्स में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंडक्शन। अगर कंडक्शन की बात करें ना तो मेटल दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट को भी अच्छे से कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं, जितने भी मेटल्स हैं। और इनमें अगर देखा जाए हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, तो बेस्ट मेटल कौन सा है, सिल्वर। सिल्वर बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है। पहले नंबर पे किसका नाम आएगा, सिल्वर। सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर है, हीट का भी इलेक्ट्रिसिटी का भी। लेकिन बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम लोग फिर उसको क्यों नहीं यूज करते वायर्स में, तो आंसर है करते हैं, लेकिन बहुत कम जगह यूज करते हैं क्योंकि एक्सपेंसिव मेटल है। दूसरा, चोरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि एक्सपेंसिव है। तो इवन कि हम यूज कर, जितने भी सोलर पैनल्स होते हैं इनके अंदर सिल्वर यूज होता है, ठीक है। तो सिल्वर जो है बहुत अच्छा कंडक्टर है, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। तो कॉपर और एल्यूमिनियम भी अच्छे कंडक्टर्स हैं और ये सस्ते भी हैं, इसलिए हम एल्यूमिनियम और कॉपर को यूज करते हैं अपने घर की और इंडस्ट्रियल वायरिंग के लिए। देन है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज को हथौड़े से मारना और उसकी शीट्स बना देना। तो जो मेटल्स है वो हमारे बहुत अच्छे तरह शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट हम बोल सकते हैं दे आर मेलिएबल। अगर नाम करें कि सबसे ज्यादा मेलेबल मेटल कौन है, तो आंसर है गोल्ड। गोल्ड इज मोस्ट मेलेबल मेटल्स। उसके बाद सिल्वर और बाकी चीजें फिर बाद में आती है। इसलिए गोल्ड के ऑर्नामेंटल बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन्स में हमें मिल जाते हैं क्योंकि उनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लैट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें डक्टिलिटी की, इसके साथ डक्टिलिटी मतलब अगर हम किसी चीज की वायर बना सकते हैं, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। इसी इसमें भी पहले नंबर पे कौन होगा, गोल्ड, उसके बाद सिल्वर। तो आपने देखा वायर्स अलग अलग डिजाइन के, एयर रिंग्स, बैंगल्स, ये सब किसकी बनती हैं, गोल्ड की, सिल्वर की, क्योंकि दे आर वन ऑफ द मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। देन हम चलते हैं आगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मतलब अब बोलोगे मेटल्स के अंदर बॉइलिंग क्यों वर्ड यूज किया हुआ है ना। मेल्टिंग तो समझ आ रहा है कि सॉलिड है, मेल्ट हो जाएगा, है ना। तो आपको पता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के दोनों के हाई होते हैं। बॉइलिंग हमने इसलिए यूज किया क्योंकि कुछ ऐसे मेटल्स है जैसे मर्क्यूरी है, वो लिक्विड है, उसके लिए मेल्टिंग टर्म नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, बॉइलिंग। इसी तरीके से सॉफ्ट मेटल्स उनको थोड़ा सा गर्म करो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम लोग बॉइलिंग टर्म यूज करते हैं इसीलिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे ये मेटल्स हैं वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनके हाई होते हैं, बहुत जल्दी वो मेल्ट नहीं होते और बॉयल नहीं होते। देन है हमारे पास डेंसिटी। अगर डेंसिटी की बात करें तो मेटल जो है वो हाईली डेंसिटी, उनके डेंस बहुत होते हैं, बहुत ठोस होते हैं, हार्ड होते हैं, ठोस होते हैं इतनी जल्दी। इसलिए हम इनको कैसे यूज करते हैं, सरिया जो होता है अपने कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं हम लोग, बिल्डिंग मटेरियल बहुत सारा, ब्रिजेस, ये सब इसलिए बनते हैं क्योंकि उनके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, डेंसिटी उनकी ज्यादा होती है। कलर्स, अगर बात करें मेटल्स की तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स ग्रे होते हैं कलर के अंदर, एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर। गोल्ड आपको पता है येलोइश कलर का होता है, कॉपर हल्का सा रेडिश को येलोइश कलर का होता है। तो मतलब मैक्सिमम मेटल जो है वो ग्रेइश आपको कलर के नजर आएंगे, ठीक है। ये एक्सेप्शन थी इस केस में। देन आता है केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें मेटल्स की तो आप देखोगे कि जितने भी हमारे मेटल्स है ना
उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें हम मेटल्स की, तो मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है बड़े ध्यान से आपने देखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें क्वेश्चन पक्के आएंगे। तो सबसे पहले तो एक रफ सा आइडिया दे दूं कि हमारे यहाँ पर जो मेटल की रिएक्शन है वो किस किस के साथ है। ऑक्सीजन के साथ अपने करनी है, ठीक है, फिर अपने वाटर के साथ करनी है, इसके अलावा एसिड के साथ करनी है, ठीक है। ऐसे करके जो मेन मेन टाइटल्स है वो अपने याद रखने हैं कि मेटल को हमने किस किस चीज के साथ रिएक्ट किया। तो सबसे पहले आता है ऑक्सीजन। अगर हम मेटल के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करो तो हमेशा मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे, ये अपने याद रखना है। मेटल जब भी ऑक्सीजन से मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल है आपके पास सोडियम पोटेशियम। पोटेशियम को जब हम रिएक्ट करते हैं, पोटेशियम होता है के, इसको हम किससे रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा आपका K2O, मतलब पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा। सिमिलरली सोडियम के साथ भी है, सोडियम को अगर आप रिएक्ट करोगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड, तो ऑक्साइड्स ही बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कॉपर है, कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्ट करो तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन ये है कि ऑक्सीजन के साथ जो है ये कुछ मेटल्स होते हैं बहुत रिएक्टिव जो है वो विग्रसली रिएक्ट कर जाएंगे, बाकी जैसे से आप रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आओगे तो रिएक्टिविटी स्लो होना शुरू हो जाएगी, इतना फर्क पड़ेगा, बाकी आएंगे ऑक्साइड्स ही। ये हो गया आपके मेटल और ऑक्सीजन के बीच की रिएक्शंस, अच्छे से याद कर लो, ऑक्साइड्स बनेंगे, सिंपल सी बात है। सेकेंड है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाटर के साथ अगर रिएक्ट करें मेटल को तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, इंपॉर्टेंट है। मेटल को जब भी आप वाटर से रिएक्ट करोगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, लेकिन यहाँ पर ना दो डिविजन्स हैं। पहला, वाटर के साथ सारे मेटल्स डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करेंगे, जो बहुत रिएक्टिव है सोडियम पोटेशियम वो तो कोल्ड वाटर के साथ भी कर जाएंगे। जैसे जैसे सीरीज में आप नीचे आओगे ना रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, तो मेटल्स को फिर वो ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं हो पाएंगे, उनके लिए फिर थोड़ा सा पानी आपको गर्म करना पड़ेगा। तो कुछ मेटल्स है जो हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट होंगे, ठीक है, वो भी हाइड्रोक्साइड ही बनाएंगे। वो जो बहुत नीचे आएंगे सीरीज के अंदर वो तो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं होंगे, वो किसके साथ होंगे, सिर्फ स्टीम के साथ, तो उनके रिजल्ट डिफरेंट हो जाएंगे। रिजल्ट क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, वहां हाइड्रोक्साइड आंसर नहीं आएगा, वहां मेटल ऑक्साइड आंसर आएगा, ये इंपॉर्टेंट से नोट कर लो। वाटर के साथ जो रिएक्शन है उसमें हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे मेटल के, बट जब स्टीम की बात आएगी तो क्या बनेंगे, ऑक्साइड्स। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पहले देखो जो अच्छे ज्यादा रिएक्टिव वाले मेटल है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएंगे, जब वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम और वाटर रिएक्ट होंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी रिलीज होगी, सिंपल रिएक्शन है। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम भी सेम यही रिजल्ट देगा, कैल्शियम जो वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगर हम आगे बात करें किसकी, मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम सीरीज में थोड़ा सा नीचे आता है, मैग्नीशियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट होगा लेकिन स्लोली, रिएक्टिविटी कम होती जा रही है, बनाएगा लेकिन वो भी क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। देन अगर हम बात करते हैं आगे, अगर स्टीम के साथ रिएक्शन करोगे इसकी, देखो स्टीम के साथ अलग रिएक्शन, वाटर के साथ अलग है, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी स्लो है तो वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो वो ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा। ये बार बार मैं कह रहा हूं, स्टीम के साथ ऑक्साइड्स बनेंगे, वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनेंगे, ये आप नोट कर लो अच्छे से, इसमें गलती नहीं खानी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एल्यूमिनियम। अगर हम एल्यूमिनियम के एग्जाम्पल लेते हैं तो एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो भी बहुत स्लो करेगा, कोल्ड वाटर के साथ तो बहुत स्लोली रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो जब भी इसमें वाटर पास करोगे तो स्टीम की फॉर्म में आप करो तो ज्यादा अच्छी से रिएक्शन हो जाती है, स्टीम के साथ जब करोगे तो आंसर क्या आएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सिमिलरली जिंक के साथ भी है, जिंक को भी स्टीम के साथ करोगे तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस हमेशा रिलीज होगी जब भी मेटल वाटर से या स्टीम से रिएक्ट करेंगे। देखो यहाँ पर एक नाइट लाइन लिखी भी है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे मेटल्स है वो कोल्ड वाटर से तो रिएक्ट बिल्कुल नहीं करने वाले, ठीक है। आयरन, आयरन जो है वो भी जल्दी रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वो भी ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, तो आयरन को भी आप किसके साथ रिएक्ट करोगे, स्टीम के साथ, और रिजल्ट क्या आने वाला है, आयरन ऑक्साइड Fe3O4, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, आयरन ऑक्साइड आंसर आएगा, साथ में हाइड्रोजन आएगी। क्लियर हो गया। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हैं वो हैवियर देन वाटर होते हैं लेकिन फिर भी वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं,
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो वाटर से हैवी है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका आंसर क्या है कि पानी में डालने के बाद वो तैरते क्यों? तो जब भी इनको पानी में डालते तो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस किसकी फॉर्म में होती है, बबल्स की शेप में होती है, और वो इन मेटल सरफेसेस पे स्टिक कर जाती है, चिपक जाती है। जब हाइड्रोजन गैस उनके साथ चिपक जाएगी तो वो मेटल को ऊपर सरफेस पे ले आएगी। इसीलिए हमारे मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे जो मेटल्स हैं वो फ्लोट करते हैं जब उनको पानी में डालते हैं। कारण रिएक्शन जब वाटर के साथ उसकी होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बबल चिपक जाएंगे मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ, जिसकी वजह से वो फ्लोट करेगी। क्लियर हो गया। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आओगे तो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगी, इतनी स्लो हो जाएगी रिएक्शन की लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे स्टीम के साथ भी। तो वाटर का तो छोड़ो, वो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करने वाले, ठीक है। तो नीचे की तरफ जो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर रिएक्टिविटी स्लो होती जाएगी, कुछ तो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करने वाले। उसके बाद है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्या, डिल्यूट एसिड्स। अगर हम डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करें ना मेटल्स को, तो क्या रिजल्ट आता है, डिल्यूट एसिड्स के साथ हमेशा मेटल का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने याद रखनी है। तो मेटल सॉल्ट, अब एग्जांपल देता हूं तो समझ आएगा। सोडियम मेटल लिया आपने, साथ में आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, तो आंसर क्या आ गया, सॉल्ट। मेटल सॉल्ट कौन सा बना यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। सिंपल एग्जांपल है। देन रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट, MgCl2 + H2, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट बना, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। सिमिलरली जिंक के साथ, जिंक को हम दूसरे एसिड के साथ ले लेते हैं, वो है सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर सॉल्ट क्या बनने वाला है, जिंक सल्फेट, ये आपका सॉल्ट का नाम हो गया, और आंसर साथ में क्या आ गया, हाइड्रोजन। इसका मतलब यहाँ पर सब में हाइड्रोजन गैस यूज हो रही है और ये आसान और सस्ता मेथड है, इसलिए लैब के अंदर हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस। तो क्वेश्चन भी आ सकता है, लैब के अंदर कौन सा मेथड हम यूज करते हैं हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, तो आंसर है मेटल को डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करना है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। उसको हम कलेक्ट कर लेंगे फिर। अब देखो, हाइड्रोजन गैस नहीं पैदा होती जब हम इसको किसी भी मेटल को किससे रिएक्ट करते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ। ये क्वेश्चन आया था बहुत बार कि नाइट्रिक, आपने लिखा है कि डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करो तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। आपने HCl के केस में देख लिया, आंसर ठीक आ रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड के केस में देख लिया तो आंसर ठीक आ रहा है। लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। तो इसका आंसर है नाइट्रिक ऑक्साइड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर के अंदर। ऑक्सीडाइज मतलब जैसे हाइड्रोजन रिलीज होगी ये अपना पानी ऑक्सीजन देगा और वो क्या बन जाएगा, H2O, ठीक है। हाइड्रोजन गैस निकलते ही उसको ऑक्सीजन कहां से मिल जाएगा, नाइट्रिक एसिड की तरफ से, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बड़ी आसानी से ऑक्सीजन दे देता है। तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन मिलेगी तो वो वाटर बना देगी, तो आपको हाइड्रोजन देखने को नहीं मिलेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आपने समझ लेना है। और ये होते ही बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगा, नाइट्रोजन खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनके अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लो, आ सकता है बोर्ड में, ठीक है। उसके बाद आता है कि सिल्वर, गोल्ड और कॉपर जो है उनको हम नोबल मेटल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं नोबल, कौन होते हैं नोबल, मतलब अरिस्टोक्रेट्स, रईस लोग, है ना, जो किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करते। तो ये जो गोल्ड है, सिल्वर है, ये जो है किसी के साथ रिएक्ट होना पसंद नहीं करते, इसको हम अलग ही एरिस्टोक्रेटिक कैटेगरी में रखते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, नोबल मेटल्स। मतलब किसी से इनका मेल जोल नहीं है, मतलब रिएक्टिविटी इनकी नहीं है, ये अपने याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्टिविटी का, तो ऊपर से नीचे जैसे से आओगे तो वो डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर हो गया। और एक्टिविटी अपने किससे करनी है, HCl के साथ, H2SO4 के साथ, और अगर आप करोगे नाइट्रिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन लिबरेट या रिलीज नहीं होने वाली। कारण बता दिया, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 10 है हमारा मेटल ऑक्साइड्स। अगर हम बात करते हैं मेटल ऑक्साइड्स की, तो मेटल ऑक्साइड से बात, जो भी आपके ऑक्साइड बने, जैसे आपने निकाला था Na2O, K2O, ये आपने बनाए थे ऊपर ऑक्साइड्स, मेटल के ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये आपने बना के रखे पहले, है ना। अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या है, बेसिक होते हैं नेचर। मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स है वो
कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर। लेकिन जो रिएक्टिविटी में नीचे हैं जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है, उनके ऑक्साइड बेसिक नहीं होते, वो एम्फोटेरिक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात अपने नोट कर लेनी है। रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे नीचे आओगे तो कैरेक्टर कहां से कहां कन्वर्ट हो जाता है, बेसिक ऑक्साइड से वो किसमें चले जाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। कुछ रिएक्शंस में वो एसिड की तरह नजर आएंगे, कुछ में बेस की तरह। इसका एग्जांपल मैं भी दूंगा। सबसे पहले करते हैं ऊपर वाले मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, जैसे एल्कली मेटल्स हैं, वो क्या करते हैं, जब भी वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, बेसिस बनाएंगे। इसका मतलब वो बेसिक है नेचर के अंदर। क्लियर हो गया। इसी तरीके से पोटेशियम के ऑक्साइड्स हैं, उनको वाटर से रिएक्ट करोगे तो बेस बनेगा। इसका मतलब पोटेशियम ऑक्साइड भी बेसिक है नेचर के अंदर। अगर हम बात करते हैं जिंक ऑक्साइड की या एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो वो कुछ रिएक्शंस के अंदर आपको एसिड की तरह बिहेव करेंगे, कुछ में एसिड की तरह, इसलिए हम उनको एम्फोटेरिक बोलते हैं। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस व्हिच शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जांपल भी याद रखने हैं, ZnO Al2O3, दो एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं प्रूफ भी करके दिखाता हूं आपको कि एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड एल्यूमिनियम का वो एम्फोटेरिक क्यों है। तो पहली रिएक्शन देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब HCl मतलब एसिड से मिलता है तो वो क्या बना रहा है, AlCl3 और वाटर। ठीक है, तो ये एक सॉल्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, सॉल्ट। हमें पता है एसिड के साथ बेस ही मिलेगा तो सॉल्ट बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, बेस का। पहली रिएक्शन में ऑक्साइड ने किसका काम किया, बेस का। दूसरी रिएक्शन में देखो, एक बेस के साथ मिल रहा है ये और फिर एक क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका कैरेक्टर कौन सा है, एसिड का। तो ये दो रिएक्शंस दी, एक में उसने एसिड की तरह बिहेव किया और एक में उसने बेस की तरह। इसका मतलब ये कौन है, एम्फोटेरिक। सिमिलरली आप जिंक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन लिख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है सेम वही चीज आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया कि आपको जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है दोनों ही एम्फोटेरिक हैं और दोनों को हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं कि वो एम्फोटेरिक है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के एंड की तरफ। अब हम आगे अगर हम चले तो आपको रिएक्टिविटी, मैं बार बार कह रहा था नीचे की तरफ आओ तो क्या होता है, तो वो है रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो हमने क्या किया, जितने भी हमारे पास मेटल अवेलेबल है ना, उनकी रिएक्टिविटीज चेक करके हमने एक वर्टिकल कॉलम बनाया हुआ है जिसमें सबसे रिएक्टिव मेटल को ऊपर रखा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। ये जो सीरीज है जिसमें हमें क्या पता चलता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, नीचे की तरफ इनकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ती है या नीचे की तरफ कम होती है, कुछ भी बोल सकते हैं। पोटेशियम देखो सबसे ऊपर रखा, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी। जो बिल्कुल लास्ट वाले बिल्कुल ही डेड है, ये क्या है, बहुत कम रिएक्टिव्स है। इवन की सिल्वर और गोल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल मेटल्स भी बोलते हैं, इसीलिए। ठीक है, ये सीरीज आपने याद रखनी है, बड़ी काम की सीरीज है ये। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स, है ना। अगर दूसरे मेटल्स के सॉल्यूशन के साथ अगर हम मेटल को रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो आंसर है इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो होती है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में की थी। ये डिस्प्लेस, जैसे ये एक मेटल है, ये मेटल का सॉल्ट है, एग्जांपल लेते तो ज्यादा बेटर होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, आयरन और कॉपर सल्फेट ये लेते हैं। तो ये एक मेटल है और ये दूसरे मेटल का सॉल्यूशन है। तो आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, सीरीज में आप चेक कर लेना, ऊपर आएगा आयरन, नीचे आएगा कॉपर। तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, खुद इसकी जगह पे आ जाएगा